हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन तक अच्छे से समझ लिया था, तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ बच्चों आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो देखें और इसके बाद यहाँ पर आएँ, तो क्योंकि वो कंटिन्यूएशन है तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो में इस टॉपिक को समझने के लिए अच्छे से लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो बच्चों, अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का चैप्टर जो है प्लस हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है वो थ्योरी पार्ट को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए अब हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब जो न्यूमेरिकल पोर्शंस बेसिकली जो अब हम स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल्स जो आगे सॉल्व करने वाले हैं, तो उसमें जो टर्म्स जो भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो भी चीज़ें आगे हमारे क्वेश्चंस में आने वाली हैं, उन चीज़ों को, उन टर्म्स को हम एक एक करके यहाँ पर आज समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला वाला जो हमारा टर्म आ जाता है वो होगा वेरिएबल। अब जैसे कि हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। तो फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जो पूरी साल पूरी अकाउंटिंग ईयर में फिक्स रहेंगे, और वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो जिनको हम चेंज करके अपने प्रोडक्शन में हम चेंजेस लाते थे। ठीक है, तो उसी तरीके से जो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो भी वही है कि जो नंबर्स जो भी क्वांटिटीज़ जो है जो चेंज हो सकती है विच कैन वेरी, तो वो हो जाएंगे वेरिएबल। ठीक है, रेफर्स टू द क्वांटिटी और एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। यानी कि वन इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर मतलब क्या है कि हो सकता है कि कुछ ड्यूरेशन बाद हमने वो देखी हो। जैसे आज की डेट में हम जो एज है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, जो डेटा हमने सैम्पल में इकट्ठा किया था, आज की डेट में वो कुछ और होगी, और ऑब्वियस है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद वो जो एज है वो चेंज हो जाएगी उस डेटा की। ठीक है, हाइट हो गई, बेसिकली एग्जांपल्स हैं वेरिएबल के, प्राइस हो गया, एज हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गई, ये हर इन्वेस्टिगेशन के साथ में ये चेंज होती है, ये वेरी करती है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनको हम बोल देंगे वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल बेसिकली इनके आप इस तरीके से समझेंगे इसको कि आपका डिफरेंस भी हो जाएगा और इनका मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रीट क्या होता है, विच आर कैपेबल ऑफ टेकिंग ओनली एग्जैक्ट वैल्यू। यानी कि डिस्क्रीट वेरिएबल वो हो जाएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब 1, 2, 3, यानी इसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो उनको हम बोल देंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ठीक है, और ये ऐसे वेरिएबल होते हैं विच कैन बी काउंटेड, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 1 है, ऑब्वियसली 1, 2, 3 हम काउंट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो हो जाएंगे, एक तो ये आपका हो गया कि एक तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि वो एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं, उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू, जो कोई डेसिमल में, कोई फ्रैक्शंस में ऐसी नहीं होती, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल, अब थर्ड पॉइंट आप ये इसमें ऐड कर सकते हो कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे। जैसे कि हमने ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, या फिर हमने ले लिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ हाउस, किसी फैमिली में कोई चिल्ड्रन है, या नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट नंबर है, कोई हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि 4.5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, या इस क्लास में 30.5 स्टूडेंट्स के अटेंडेंस है, ऐसे तो नहीं बोल सकते। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी ना, 30 है तो 30, ठीक है, 25 वर्कर्स हैं तो 25, 25.5 तो नहीं होगा। तो यही हो जाएगा कि एक आप इसमें लिख सकते हो एग्जाम्पल में नंबर ऑफ वर्कर्स या फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। यानी कि कंटिन्यूस वेरिएबल वो हो जाएगा जहाँ पे हर तरीके की वैल्यू हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि एग्जैक्ट भी होगी और फ्रैक्शनल भी होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 5 नंबर भी आएगा और यहाँ पे 5.5 अगर होगा तो वो भी हम कंटिन्यूस वेरिएबल में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एंड इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि ये काउंट ना होके इनको हम नाप सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या था, नंबर्स में था, और ये हो जाएगा जो कि हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपके इसके एक तरीके से डिफरेंस के 3 पॉइंट बन गए। इसमें काउंट, इसमें मेजर होता है, इसमें काउंट होता है, इसमें हम एग्जैक्ट और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों ले सकते हैं, इसमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे और एग्जाम्पल्स के बेसिस पे भी आप डिफरेंस यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपने ये अच्छे से नोट कर लिया होगा या आपके सहूलियत के हिसाब से आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये हो गया आपका वेरिएबल और ये हो गए उसके वेरिएबल के टाइप्स विद एग्जाम्पल। अब बच्चों स्टैटिस्टिकल सीरीज़ क्या होता है, पहले तो आसान शब्दों में समझेंगे। स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का क्या मतलब है कि यानी कि जो आगे हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जो आगे हमारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़। यानी किस तरीके से हम वो क्वेश्चंस, जो डेटा हमारा आएगा, उनको हम किस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमें डेटा प्रोवाइड हो गया। ठीक है, बेसिकली क्लासिफिकेशन वही तो होता है कि हमें जो डेटा प्रोवाइड हुआ है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करें कि सामने वाले को ईजिली वो समझ में आ जाए। एक तरीके से उसको जो कोई काम का नहीं उसको हटा देना और जो काम का है उसको रख लेना। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ वही होता है कि जो डेटा है अब मिला है हमें, जो सैंपल हमने इकट्ठे किए हैं, डेटा इकट्ठा किया है, उसको किस तरीके से हम अरेंज करके लगाते हैं, कोई लॉजिक के मतलब उसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न होता है कि अगर हमने इस तरीके से इसको अरेंज किया है तो इसके पीछे कोई लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या बोलती है? द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। यानी कि एग्जाम्पल, यानी कि हमने कोई भी डेटा हमने बनाया, उसको हमने एज हम समझ लेते हैं टैबुलर फॉर्म में हमने उसको प्रेजेंट किया। ठीक है, तो हमने जो पहले जो नंबर लिखा है और जो लास्ट में जो नंबर लिखा है और उसके बीच में जितने भी नंबर्स आए हैं, उनको किसी लॉजिक के बेस पे हमने उसको सेट किया है। यानी हमने इस नंबर को हमने पहले लिखा है ना, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अकॉर्डिंग टू साइज़, ठीक है, कि कोई अगर हमारा मान लीजिए शू साइज़ को हम कोई डेटा इकट्ठा करके लिख रहे हैं, तो हमने वो शू साइज़ का जो बेसिकली जो कम था उसको हमने पहले लिखा है, जो ज़्यादा था हमने उसको बाद में लिखा है। ठीक है, साइज़ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई ना कोई ऑर्डर होना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं भी हमने ऐड ऑन कर दिया, किसी को भी हमने पहले नंबर पे लिख दिया, किसी को भी हमने लास्ट नंबर पे लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस सीरीज़ में हमने लगाया है उस सीरीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, उस अरेंजमेंट के पीछे, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़। ठीक है, यानी कि हमने जो डेटा जो हमें मिला है उसको हमने अरेंज किया है, तो वो किसी लॉजिक के बेस पे हमने अरेंज किया है, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, साइज, टाइम, यानी कि कब ये हुआ था, जो पहले घटना घटी थी उसको हमने पहले लिखा और जो बाद में हुई थी उसको हमने बाद में लिखा। ठीक है, अच्छा, अब इस स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के भी काइंड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हमने जो यहाँ पर जो सीरीज़ हमने अरेंज करी है वो हमने किस बेसिस पे करी है, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे करी है, या फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम इसको, इस सीरीज़ को अरेंज कर रहे हैं, इस डेटा को हम अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा टाइम सीरीज़। जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में चीज़ें होंगी, जैसे कि जो टाइम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो पहले घटा है वो हम पहले लिखेंगे और जो बाद में है वो हम बाद में लिखेंगे। यानी कि जो मॉर्निंग की जो प्रेयर है वो सुबह ही तो लिखी जाएगी, लास्ट में तो हम उसको लिखेंगे नहीं। तो जो मॉर्निंग की प्रेयर है वो, देन उसके बाद लंच, देन उसके बाद जो छुट्टी होगी, आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई पीरियड होगा वो हो गया। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम उसको सीरीज़ को लगा रहे हैं, तो ये आ जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फिर है स्पैटियल सीरीज। स्पैटियल यानी कि लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पर जो डेटा है उसको अरेंज किया गया है, लोकेशन के बेसिस पे। यानी कि हम ये ले सकते हैं कि जब जयपुर की जहाँ से एंट्री हो रही है फॉर एग्जांपल, तो वो एंट्री पे जो सबसे पहली कॉलोनी पड़ेगी उस कॉलोनी का डेटा हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो होगी उसका डेटा लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो धीरे धीरे करके जैसे जैसे एंट्री स्टार्ट हमारी अंदर अंदर शहर की तरफ आती चली जाएगी, तो उसके हिसाब से हम अरेंज लोकेशन के हिसाब से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा
एक लोकेशन के हिसाब से अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो। देन लास्ट है हमारा कंडीशन सीरीज। कंडीशन यानी कि यहाँ पर हमने कंडीशनल हमने यहाँ पर सीरीज कर दी, जैसे कि किसी की हमने यहाँ पर एज हो गया, हाइट हो गया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर सीरीज़ चलाई है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो डेटा है वो अरेंज किया है, यानी जो सबसे कम उम्र का है उसको पहले रख दिया या उसको सबसे लास्ट में रख दिया, और उसी हिसाब से हमने फिर अपना जो ऑर्डर है वो चलाया है। या जो सबसे कम हाइट का है उसको जैसे हम प्रेयर में खड़ा करते हैं, जो सबसे कम हाइट का होता है उसको आगे कर देते हैं, देन उसके बाद हम जैसे जैसे बड़े हैं, बच्चे लंबे हैं तो उसके हिसाब से हाइट ज़्यादा है तो सबसे अच्छी जिसकी लंबी जो हाइट होगी वो सबसे लास्ट में खड़ा होगा। ठीक है, सीट अरेंजमेंट्स हम करते हैं, तो जो छोटे बच्चे जो कम हाइट के बच्चे होते हैं उनको सबसे पहले बिठाने की कोशिश करते हैं जिससे बच्चों को ब्लैक बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो है वो आराम से दिख पाए। तो बेसिकली यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, किसी कंडीशनल बेसिस पे हम यहाँ पर जो सीरीज है, जो डेटा है हमने अरेंज किया है, वेदर इट इज हाइट, वेदर इट इज एज। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या होता है, ये 3 तरीके होते हैं जिनके हिसाब से बेसिकली जो हमने जो कंस्ट्रक्शन यानी कि हमने जो अपना आगे का जो डेटा है जो कंस्ट्रक्ट किया है, वेदर इट इज़ इन टैबुलर फॉर्म, वेदर इट इज़ इन अ नॉन टैबुलर फॉर्म, तो वो जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है डेटा, ठीक है, और अब जो आगे आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे ना बच्चों, वो आपके इन्हीं सीरीज़ पे डिपेंड होंगे। तो आगे हम अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली वो हमारे इन्हीं 3 सीरीज़ के आसपास ही घूमेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले है इंडिविजुअल, देन है डिस्क्रीट सीरीज एंड देन है कंटिन्यूस सीरीज। इनको हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं। कंटिन्यूस सीरीज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम सिर्फ इंडिविजुअल और डिस्क्रीट करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, तो इसको हम अलग से समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में पहला है हमारा इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के भी फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, फर्दर 2 इसके टाइप्स होते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज में भी हम या तो अरेंज करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में या फिर अरेंज करते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड कौन सा हो गया कि भैया हमने पूछ लिया 5 बच्चों से कि अपने अकाउंट्स के मार्क्स बताओ, तो किसी ने बोल दिया ठीक है, तो ये 5 बच्चों ने अपने अकाउंट्स के मार्क्स बता दिए और हमने इसको इस तरीके से नोट कर लिया, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, अब इसी जगह अगर वो बोलें कि भैया सीरियल नंबर वाला आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड में अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, तो हम सीरियल नंबर में कैसे लिखेंगे, हम उनसे पूछ लेंगे कि रोल नंबर वाइज 5 बच्चे अपना बताओ, अपने जो मार्क्स हैं अकाउंट्स के। ठीक है, तो सपोज रोल नंबर 1 के आ गए आपके 77, देन रोल नंबर 2 के हो गए 91, देन रोल नंबर 3 के हो गए 33, देन रोल नंबर 4 के हो गए 85, देन रोल नंबर 5 के हो गए 55। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक सीरियल नंबर से हमने इन नंबर्स को अरेंज कर लिया, इन डेटास को हमने लिख लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। ठीक है, अब हमसे पूछा जाता है भाई अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, हमने मैथ्स में पढ़ा था असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लगाएं, इन नंबर्स को, इन डेटास को, तो वो हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम असेंडिंग में लगाएंगे इसको तो कैसे हो जाएगा हमारा 33, 55, 77, 85 एंड 91। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, बड़े से छोटा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड में लगाएंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाएंगे इसी डेटा को, सीरियल नंबर में लगाएंगे तो वो हो जाएगा रोल नंबर वाइज या सीरियल नंबर वाइज। ठीक है, और अगर अनऑर्गेनाइज्ड है तो अनऑर्गेनाइज्ड में तो कोई टेबल नहीं है, कुछ भी जो पूछा जैसे जैसे बच्चों को उठाया, किसी को भी उठा के पूछ लिया, लिख लिया, काम खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल सीरीज में। अब बच्चों इसकी थ्योरी जो है वो तो आपके बतेरी दे रखी है आपको उसमें बुक में, तो आप थ्योरी तो वहाँ से लिख ही सकते हो। यहाँ पर
हम सिर्फ एग्जाम्पल्स के बेसिस पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज़ क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल में अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड में इस तरीके से हो जाता है, ऑर्गेनाइज्ड में दो तरीके होते हैं, सीरियल नंबर और मैग्नीट्यूड। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो भी आपका सीरीज़ है वो इस तरीके से बन के आ जाती है। अब बच्चों डिस्क्रीट सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेकंड वाला डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अब ये डेटा एक दिया हुआ है कि ऑन अ डे, किसी भी दिन में किसी शॉप से जो शूज़ है उसकी जो सेल हुई है उसके साइज़ नंबर्स लिखे हुए हैं कि भाई आज के दिन में हमारे जो शूज़ या उस शॉप से जो सेल हुए हैं, जो गए हैं, ख़रीदे गए हैं बाय द कस्टमर्स, तो उनके जो शूज़ साइज़ था वो ये साइज़ दे रखे हैं, ठीक है, शूज़ के साइज़ हैं। तो अब हमें इसमें इसको हमने डेटा को अपना लिखना है एक तरीके से कि कितने कितने आज के दिन में हमारे जो शूज़ हैं पर्टिकुलर साइज़ के कितने सोल्ड आउट हुए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अगर हम डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको लगाते हैं तो वो कैसे लगाएंगे। अब देखो बच्चों, इंडिविजुअल जो सीरीज़ थी उसमें जो डेटा था वो बहुत कम था, 5, 10, ठीक है, 15, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो सकता है। अगर यहाँ तक का डेटा दिया है तो हम उसको इंडिविजुअल सीरीज़ में हम करके उसको सीरियल नंबर वाइज या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसमें हम अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके का खूब अच्छा खासा नंबर्स का डेटा दे रखा है तो उस कंडीशन में हम डिस्क्रीट सीरीज़ को हम लेते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज़ को अब हम कैसे बनाएंगे, इसको हम अनग्रुप्ड सीरीज़ भी बोल देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं साइज़ जो है ना सारे शूज़ के, वो लिख लेते हैं, साइज़ ऑफ द शूज़। अच्छा, तो कितने हम ये देख सकते हैं, जो भी नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं, जो यूनिक नंबर्स हैं वो हम लिख लेंगे। तो हमें आराम से दिखाई दे रहा है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस नंबर तक के जो है, ये नंबर के जो शूज़ हैं वो सोल्ड आउट हुए हैं आज के दिन में, ठीक है। अब इसका एक प्रॉपर टेबल हम यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में इसको रख लेंगे, ओके। ये आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होगा कि कितनी बार, यानी 5 नंबर का जो शू है वो कितने बिके, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे एज अ फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पर लिख लेंगे। यानी कि कोई भी डेटा, कोई भी क्वांटिटी जो है वो कितनी बार आई है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और जब उस फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से एक टैबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसको हम बच्चों बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो भी हमारी जो भी डेटा है, जो भी नंबर है, जो भी क्वांटिटी है, वो हमारी जितनी बार आ रही है हमारे सैंपल में, हमारी रिसर्च में, वो जितनी बार रिपीट हो रही है, उस रिपीटिशन, उस नंबर ऑफ रिपीटिशन को हम यहाँ पर लिखेंगे तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी। और उन फ्रीक्वेंसीज को हम किसी टैबुलर फॉर्म में हम लिख के प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब ये देखो बच्चों कि जो 5 नंबर का शू है, जो 5 साइज का जो शू है वो कितनी बार यहाँ पर आ रहा है, 1, 2, 3, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 5 के आगे हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे 3। अच्छा, 6 ऐसे काटते चलेंगे तो इससे क्या हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम दोबारा रिपीट नहीं कर लें, ठीक है। तो 6 तो एक हो गया, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो ये आ गया 4 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब 7 देख लेते हैं फटाफट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7। अब देख लो 8 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 8 नंबर का जो शू है वो 9 टाइम्स, यानी 9 उसके अलग अलग जो पेयर्स हैं वो बिके हैं। देन 9 नंबर देख लो, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब लास्ट हमारा आ जाएगा 10, 1, 2, 3, 4, सॉरी 3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा टेबल बन गई यहाँ पर प्रॉपर। अच्छा, अब यहाँ पर बीच में क्या आएगा,
ये आ जाता है बच्चों हमारा टैली मार्क्स। आपने हो सकता है ये बचपन में मैथ्स में जब ग्राफ्स का चैप्टर आता है, जब हम बार ग्राफ्स बनाते हैं, उसमें भी ये आता है टैली मार्क्स का। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, सिंपल ये 3 जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको टैली में हमें लिख लेना है। 1 2 3 1 2 3 4 देन 7 हमने जानते हैं 1 2 3 4 और 5 पे हम ऐसे कट करेंगे एंड 6 एंड 7। जितनी बार आएगा 11 आएगा तो कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से 11 अगर कोई डेटा आता है तो ऐसे लिखेंगे। वैसे आपको आता ही होगा वैसे तो ये 1 2 एंड 3 एंड 4 और लास्ट में हमारा है 1 2 3। तो ये हो जाएगा अब हमारा डिस्क्रीट सीरीज़। यानी डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने इस तरीके से लिखा, हमने सीरियल, हमने असेंडिंग ऑर्डर में हमने अपने सारे नंबर्स लिख लिए, देन उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली और देन हमने उसके जो टैली में हमने इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि ये अनग्रुप्ड है, इसमें ग्रुप नहीं बन रहे हैं। इसमें जो हमने ये सीरीज़ ली है ना, यहाँ पर जो ये हमने नंबर लिया है वो इंडिविजुअल नंबर ही तो लिया है हमने, 5 6 7 8 9 10 है ना, तो ये हमने ये कोई ग्रुप नहीं है, तो इसलिए ये अनग्रुप्ड सीरीज़ भी कहलाई जाती है। तो ये हो गया बच्चों आपका डिस्क्रीट सीरीज़। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यूस सीरीज़ हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने नोन के साथ में, और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और मेरे चैनल और मेरे वीडियोस के संग अपना साथ इसी तरीके से बना के रखें। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।